नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू के धैर्य की अग्नि परीक्षा। फिर जो बहू ने किया उससे सब अचंभित रह गए। प्रिया ने दोपहर में गेहूं अपने हाथों से साफ कर आटा पिसवाया था। फिर रोटियां किन-किन कैसे हो गईं। सब्जी भी उसने बड़े मन से बनाया था। फिर उसमें मिर्च कहाँ से आ गई। प्रिया ने जरा सा तोड़कर रोटी सब्जी खाई। मुंह का स्वाद बिगड़ गया। रोटी में कंकर और सब्जी कड़वी। थू थू। आज फिर सभी खाने के मेज से बिना खाए ही उठ गए। ससुर जी ने गुस्से भरी नज़र से उसे देखा। मेहमानों के सामने उनकी कैसे किरकिरी हो गई थी। वह शर्म से पानी पानी हो उठी। गोपाल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ा था। एक सब्जी रोटी भी ढंग से बनाना नहीं आता। नानी जी। वह सीढ़ियाँ फांदता ऊपर मंजिल पर नानी के कमरे में जा पहुँचा। नानी शायद उसी का इंतजार कर रही थीं। क्या हुआ मुन्ना, क्यों शोर मचा रहा है? अब क्या बताऊं, कम से कम घर में कोई मेहमान आवे तब खाना तुम ही बनाया करो। वह क्या खाक बनाएगी? रोटी में कंकर और सब्जी में ढेर सारा मिर्च। जल्दी चलो, नहीं तो पिताजी और मेहमान भूखे पेट सो जाएंगे। गोपाल नानी का हाथ पकड़कर नीचे ले आया। नानी गर्व से सिर ऊंचा करके रसोई में पदार्पण की तो प्रिया फिर से हरी सब्जी दोबारा बनाने के लिए निकाल रही थी। गोपाल ने तेजी से सब्जी की डलिया उससे लेकर नानी को थमा दिया। कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें रसोई में कदम रखने की। पता नहीं क्या देखकर पिताजी ने तुम्हें पसंद किया। आज से खाना नानी ही बनाएगी। फूहड़ों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैंने तो गेहूं को बड़ी मेहनत से साफ कर मेहरी से पिसवाया था। सब्जी भी बड़े चाव से बनाई थी। प्रिया बलि के बकरे की तरह मिमियाई। तब फिर यह रोटी सब्जी क्या भूत उलट पलट कर गया? गोपाल की दहाड़ सुनकर वह निरुत्तर हो गई। वह बेचारी कहे भी तो क्या कहे और करे भी तो क्या। नानी ने चूल्हा चौका संभाल लिया। मेहमानों की टिप्पणियां, बाबूजी की जलती निगाहें, नानी जी की रहस्यमय चुप्पी और गोपाल का विस्फोटक क्रोध, यह सब देख प्रिया आंसू पोंछती अपने कमरे में चली गई। वह अपमान की ज्वाला में जल रही थी। उसका दिल जानता है कि वह निर्दोष है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। नानी के अभ्यास हाथों ने आधे घंटे में ही भोजन तैयार कर लिया। बाबूजी मेहमानों के साथ खाने के मेज पर बैठे। प्रिया का हृदय कसक रहा था, किंतु कान उधर ही लगे हुए थे। सम्मिलित ठहाके, किसकी बहू कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। किसकी बेटी ने लजीज व्यंजनों के सहारे ही ससुराल वालों का दिल जीत लिया कि किससे शायद उसे ही सुना रहे थे। वह मन ही मन अनकिए के लिए अपमान का घूंट पीकर अपने आप को निर्दोष साबित करने का उपाय ढूंढने लगी। सादी रोटी खाने वाले बाबूजी नानी के हाथों तली पूरियां कैसे मज़े ले लेकर खा रहे हैं। इस समय डॉक्टर का बताया हुआ सारा परहेज किनारे हो गया। सभी खा पी कर चले गए। शायद नानी भी अपने कमरे में चली गईं। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। प्रिया की आंख भी लग गई थी। थोड़ी देर के लिए भूख भी जोरों की लगी हुई थी। गोपाल कहाँ हैं? कमरे की बत्ती जल रही थी और दरवाजे के पट खुले हुए थे। वह पति का इंतजार करने लगी। इसी बीच घड़ी ने 1 का घंटा बजाया। प्रिया की नींद खुल गई। ओह, गोपाल नाराज होकर नानी के कमरे में ही सोने चला गया होगा। उसे किसी ने खाने के लिए आवाज़ नहीं दी। पूछता कौन? उसने इतनी बड़ी गलती जो की थी, जिसकी सज़ा है भूखे पेट सोना। उसे अपनी माँ की याद आई। अगर खाली पेट कोई भी भाई बहन सो जाते तब माँ झट से कह उठती, भूखे पेट सोने वाले के शरीर से चिरई बराबर मांस घट जाता है। बिना मुँह जूठा किए सोना माँ अपशगुन मानती थी और बगैर खिलाए सोने नहीं देती थी। और यहाँ वह खाए या नहीं, इसकी किसी को परवाह नहीं। रुके हुए आंसू आंखों से बाहर बहने लगे। रात्रि वाली घटना कोई नई बात नहीं थी। पिछले दिनों गोपाल को किसी पार्टी में जाना था। प्रिया ने बड़े मन से पति के कपड़े धोए, इस्त्री करके हैंगर में लटका दिए। शाम को जब गोपाल कपड़े पहनने लगा तब उस पर दाग धब्बे देखकर बौखला गया। यह पहनकर पार्टी में जाऊंगा? तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। पति का चिल्लाना भी वाजिब था। प्रिया को हैरत हो रही थी
कि साफ सुथरे कपड़े में दाग धब्बा कहाँ से लग गया। घर में कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, सिर्फ वह और नानी जी हैं। उस दिन नाराज पति को उसने बड़ी मुश्किल से दूसरे कपड़े पहनाकर विदा किया था। यह घटना भी एक पहेली बनकर रह गई। आखिर यह हो क्या रहा है? कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? विज्ञान की छात्रा अपनी ही दलील पर हंस पड़ी। एक के बाद एक कई छोटी बड़ी घटनाएं जहन में कुलबुलाने लगीं। बड़े प्रेम से गोपाल के लिए खीर बनाती है, फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देती है। शाम को जब पति को खीर परोसती है तो उसमें मरा हुआ तिलचट्टा मिलता है। गोपाल की भूख गायब हो जाती है और वह तिल मिलाकर रह जाता है। अगले दिन वह बड़ी जतन से सज संवर कर पति के साथ पिक्चर के लिए निकलने वाली थी। इसी समय नानी जी के पेट में दर्द होने लगता है। पति पत्नी जी जान से उनकी सेवा में लग जाते हैं। पिक्चर का समय निकल जाने पर धीरे धीरे नानी सामान्य हो जाती हैं, किंतु गोपाल को अपने पास से उठने नहीं देती हैं। प्रिया ने आज बाबूजी के कमरे की सफाई कर उनकी चीज करीने से संभालकर मन ही मन बेहद प्रसन्न थी। आज बाबूजी अवश्य ही उसे हृदय से आशीर्वाद देंगे। वह रसोई में चाय की तैयारी कर रही थी। उसी समय बाबूजी हाथ में टेबल घड़ी लिए चिल्ला पड़े, मेरे कमरे की सफाई किसने की? उनके मनोभाव से अनजान प्रिया उत्साहित हो बोल पड़ी, मैंने बाबूजी। इस घड़ी को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह घड़ी गोपाल की मां की निशानी है। बाबूजी क्रोध से थरथर कांप रहे थे। उनके विस्फोटक क्रोध के आगे प्रिया का निर्दोष भोलापन फीका पड़ गया था। बस सर झुकाकर चुपचाप सुनती रही, अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कह पाई। इस वक्त गोपाल भी ऑफिस से आ पहुंचा और प्रिया को खरी खोटी सुनाने लगा। प्रिया स्तब्ध, उसने घड़ी को पोंछकर टेबल पर रख दिया था, फिर वह टूटी कैसे? ऐसे मौके पर नानी एकदम चुप्पी साध लेती या धीरे से कुछ टुसुक देती। उसका भोला मन आहत हो जाता। प्रिया का आत्मविश्वास डोलने लगा था। इस प्रकार की घटनाओं से वह बहुत परेशान थी। तभी वह गहरी सोच में डूब गई। कार्यकुशलता के विपरीत परिणाम देख वह कुंठित होने लगी। खैर, आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। प्रिया बेहद तत्परता से भोजन बनाने में जुटी है। आज वह सारी शिकायतें दूर कर देगी। आखिर उसने पाक कला में विशिष्टता हासिल की है। आज वह बाबूजी और गोपाल का दिल जीत कर रहेगी। कुछ काम है बहू? नानी के मिश्री घुले बोल पर वह चौंक उठी। नहीं नानी जी, मैं सब संभाल लूँगी, उसने विश्वासपूर्वक कहा। बस भोजन तैयार है। वह खुश थी। जाओ थोड़ी देर आराम कर लो, थक गई होगी। मैं भी जा रही हूँ अपने कमरे में, ज़रूरत पड़े तो बुला लेना। जी नानी जी। नानी कमर पर हाथ रखकर चली गईं। प्रिया सभी खाद्य सामग्रियों को ढककर फ्रेश होने अपने कमरे में आ गई। प्रिया आज बाप बेटे के चेहरे पर खुशी देखना चाहती थी। सभी व्यंजनों को चख कर देख लिया था, क्योंकि ऐसे ही समय में अक्सर उसकी रेट पिट जाती और वह हंसी की पात्र बनकर रह जाती थी। अपने पति के पसंद की पीले फूलों वाली साड़ी पहनी। पीला रंग तुम्हारे चंपई रंग पर खूब खिलता है, जैसे कनेर के फूल। प्रिया अपने लंबे बालों को जोड़े की शक्ल दे रही थी कि रसोई से बर्तन गिरने की झनझनाहट एवं नानी तथा गोपाल की गिलपिल सुनकर रसोई की ओर भागी। आज फिर उसकी खैर नहीं। रसोई की चौखट पर उसके पांव रुक गए। सब्जी का डोंगा जमीन पर पड़ा था। गोपाल आश्चर्यचकित नानी को तैयार भोजन में अपने हाथों से भर भर मुट्ठी नमक मिर्च मिलाते देख रहा था। नानी, यह क्या कर रही हो? अचानक चोरी पकड़े जाने से नानी का संतुलन बिगड़ गया। नमक मिर्च पाउडर का डब्बा दूर जाकर छिटका। नानी, यह नीचता तुम करती हो और हम जलील करते हैं प्रिया को। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने और मेरी प्रिया ने? गोपाल दुखी हो बोला। मैं नहीं चाहती थी कि प्रिया राज करे, यह मुझे बर्दाश्त नहीं था। राज खुलते ही नानी अपनी असलियत पर आ गई थी। शोरगुल सुन बाबूजी भी आ गए। उनकी अनुभवी आंखों ने पल भर में सारा माजरा समझ लिया। प्रिया और उसके घर वालों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? इस मासूम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गोपाल दुखी होकर बोला। नानी की करतूत सुन बाबूजी ने ग्लानि से सर झुका लिया। जिसे उन्होंने सड़क सर से उठाकर शरण दी, उसी ने उनके साथ गद्दारी की। इतना घिनौना खेल खेला। नानी एक निराश्रित बाल विधवा थी, जिसे गोपाल की मां की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात
उनकी उजड़ी गृहस्थी और गोपाल की देखरेख के लिए किसी ने उनका नाम सुझाया। वो गोपाल की नानी की हम उम्र थीं, इसलिए गोपाल उन्हें नानी कहता था। वह तो पूरे घर की ही नानी बन बैठी। घर गृहस्थी से उदासीन बाबूजी ने इकलौते बेटे के साथ घर गृहस्थी भी नानी के हाथों सौंपकर निश्चित हो गए। बाप बेटे उनकी बहुत इज्जत करते थे। आज बाबूजी प्रिया से आंखें मिलाने में भी लज्जा महसूस कर रहे थे। बाप बेटे ने नानी के इस कुकृत्य पर घर से निकालने का फैसला किया। नानी एक एक कर अपने गुनाह कबूलती गईं। प्रिया पर लगे मिथ्या आरोपों के बादल छट चुके थे। उसके निष्पाप व्यक्ति की धवल चांदनी छटकी हुई थी। उसने धैर्य से परिस्थितियों का सामना किया और अंततः विजयी रही। नानी के मुरझाए मुख को देख पल भर के लिए प्रिया को खुशी हुई। अंततः उसे सताने वाले को सजा मिली। नानी कहाँ जाओगी? प्रिया पूछ बैठी। कहाँ जाऊंगी? मुझ पापिन को कहाँ जगह मिलेगी? किसी कुआं तालाब में कूद पड़ूंगी या रेल पटरी पर दब जाऊंगी? प्रिया नानी से पूछने लगी। अच्छा नानी, अब तो आप जा रही हैं, सच सच बताइएगा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था कि आपने मेरे साथ ऐसा घिनौना खेल खेला? नानी प्रिया के सीधे सवाल को टाल ना सकी। फपक कर रो पड़ी। तुम्हारे आने के पहले इस घर पर मेरा एक छत्र राज था। गोपाल को मैंने बड़े जतन से पाला था। मैं बाल विधवा, दाने दाने को मुहताज, चारों ओर से दुत्कार, सभी के लिए मैं बोझ थी। वहीं गोपाल नानी नानी करता था, मेरे आगे पीछे घूमता। उसके भोलेपन और बाबूजी के विशिष्ट व्यक्तित्व ने मुझे जीवन दान दिया। तुम्हारे आने पर बाबूजी और गोपाल का तुम्हारे प्रति लगाव देख मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे अधिकारों पर डाका डाला हो। उसका मन तुमसे फिर जाए, मेरा वर्चस्व पहले की तरह इस घर में कायम रहे, यही मेरी मनसा थी। मैं अपने स्वार्थ में सही गलत भूल चुकी थी। नानी रोते रोते अपनी करतूत गिनाने लगी। आपको अपनी गलती का एहसास है? क्यों नहीं, मैं भी कैसी मूर्ख थी। जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगी। नानी सिसकने लगी। तुम अभी तक गई नहीं? गोपाल का तेज स्वर सुन नानी जाने लगी। प्रिया ने मन ही मन कुछ फैसला किया। नानी कहीं नहीं जाएंगी। माना कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, किंतु उन्हें अपनी गलती का एहसास है। दिलों के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। मैं आपकी बहू बनकर आई हूँ, प्रतिद्वंदी नहीं। आपका इस घर में वही स्थान रहेगा जो पहले था। मैं गृहस्थी कार्य में कच्ची हूँ, मुझे आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। बाबूजी और गोपाल चुप थे। बाबूजी, आपसे एक आग्रह है, यह बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो नानी जी जैसे बेसहारों को कोई भी सहारा नहीं देगा। कोई किसी की मदद अपने घर के सुख शांति दांव पर लगाकर नहीं करेगा। प्रिया के उदार हृदय और समझदारी से नानी, बाबूजी और गोपाल सभी नतमस्तक थे। उसने नानी जी और रिश्तों को नई जिंदगी दी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी।